हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर एक इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं जो है एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस, उनके इंपॉर्टेंट अगर कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट्स आते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज 29 मई 2023 मंडे का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। फ्रंट पेज की जो न्यूज है आइए उसको देखते हैं। बेसिकली फॉर न्यू इंडिया हाउस ऑफ न्यू रिजॉल्व एंड एस्पिरेशंस। आपको पता है कल नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उनके हिसाब से कि ये जो नया है जो एज पर द स्टेटमेंट इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट रूलिंग पार्टी, this new parliament which was inaugurated on Sunday is leaving behind the mentality of slavery. He is also called for making India a developed nation by 100th anniversary of its independence 2047 तक इसको एक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की कवायद का एक मिशन दिया है और उन्होंने कहा है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड स्टेट होगा। और ये जो बोला गया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसके उद्घाटन के दौरान बोला गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बारिंग इक्विटी सेट टू बाय क्रेडिला फॉर अप टू $1.5 बिलियन। जो क्रेडिला है, क्रेडिला इज HDFC, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विस जो HDFC ग्रुप है, HDFC ग्रुप की एजुकेशन लोन आर्म है, एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन लोन आर्म ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज HDFC। सो BPEA बारिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया इक्विटीज सेट टू एक्वायर, ये इसको एक्वायर करने की कवायद में है। 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के बीच में मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट है और जो HDFC का है वो स्टेक लेने की कवायद में चल रहा है। एंड द बोयंट फंड विल बी बाइंग 90% ऑफ द कंपनी while the HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विल बी रिटेनिंग 10%, 10% HDFC के पास बच जाएगा, वो भी वो 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर सेल आउट कर देगा। तो ये है कि BPEA इक्विटी इज सेट टू एक्वायर दी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज द एजुकेशनल आर्म ऑफ HDFC। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एंजल टैक्स ऑन MNCs में बिडविल FDI। हम ये लास्ट वीक भी 2-3 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं एंजल टैक्स, और हमने एक वीडियो के अंदर जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा किस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस के दौरान हमने एंजल टैक्स और जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट रहती है स्टार्टअप्स को लेके इनके डिफरेंसेस लिखे थे। क्या एंजल इन्वेस्टमेंट होती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फर्क रहता है, ये हमने अलग से डिस्कस किया था, न्यूज के साथ ही डिस्कस किया था और बाइफर्केशन किया था अलग अलग पॉइंट्स में। तो अभी जो एंजल टैक्स से रिलेटेड रोज गाइडलाइंस आ रही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री रोज अपडेशन करके ला रही है। तो एंजल टैक्स की जो लिस्ट है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट है 21 कंट्रीज को उसको अंदर रखा गया है जिनके ऊपर एंजल टैक्स नहीं लगेगा इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट सच एज पेंशन फंड या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड, बट कॉर्पोरेट एंटिटीज वर लेफ्ट आउट। सबसे बड़ी बात है जो बड़े इन्वेस्टर्स है, FDI जो ज्यादा लेके आते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को इस एम्बिट से बाहर रखा है, उनके ऊपर एंजल टैक्स एप्लीकेबल रहेगा, मेकिंग देम पोटेंशियली लायबल टू पे द लेवी। तो इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेज होने की संभावना है। दिस कुड हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट which fell 16% in the financial year 23 after many years of robust growth। 2023 के अंदर FDI कम हुई है, करीबन 16% तक नीचे आई है। तो अभी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने मार्च में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर को नोटिस भेजा of several hundred of multinational company asking them to explain the source and valuation of funds injected into their Indian arms। अभी टैक्स अथॉरिटीज एंजल टैक्स को लेके और बाकी जो टैक्स से रिलेटेड लेके काफी रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, चाहे वो CBDT हो चाहे वो CBIC हो। तो यहाँ भी टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने नोटिस भेजा था कई कंपनीज को कि जिनके हेडक्वार्टर तो इंडिया से बाहर है बट उनकी कोई ना कोई MNCs की आर्म
इंडिया के अंदर है कि आपका पैसा फंडिंग कैसे आ रही है, क्या वैल्यूएशन है, क्या आप इनका टैक्स देते हैं नहीं देते हैं। ठीक है, तो विद द लेटेस्ट चेंज इन टैक्स लॉज दैट इज एंजल टैक्स, no special carve out for corporate overseas investment in unlisted subsidiaries. Expert says that such tax queries would swell, undermining the ease of doing business. कॉर्पोरेट एंटिटीज कह रहे हैं कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर करेगा, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट फॉरेन एमएनसीज यहाँ पे एफडीआई लेके नहीं आ सकेंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, सब्सक्राइबर बैक ऑन द डीटीएच स्विच ऑल थैंक्स टू आईपीएल। भारतीय एयरटेल और बाकी जो डायरेक्ट टू होम इंडस्ट्रीज है उनका कहना है कि आईपीएल के आने से हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है, जो कि ओटीटी की तरफ चला गया था, बट ड्यू टू विद द कमिंग ऑफ आईपीएल टी20 क्रिकेट हमारा बेस जो है वो बढ़ा है, नए यूजर्स डीटीएच के एम्बिट में आए हैं। GA and Advent closer to buying Everstone's Burger King stake। जो एवरस्टोन कंपनी है इंडिया के अंदर बर्गर किंग जो ऑपरेट करती है वो एवरस्टोन है, जिसको रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया के नाम से ऑपरेट करती है, और वो एवरस्टोन बर्गर किंग को भी करती है, सबवे को भी करती है, पिज्जा लवाजा कॉफी को भी करती है, तो ये सब रेस्टोरेंट चलाती है। तो अब जनरल एटलांटिक और एडवेंट इंटरनेशनल एडवांस स्टेज में है इस एवरस्टोन के जो कैपिटल है उसके 40.9% स्टेक लेने की एडवांस स्टेज में चल रहा है। जैसे ही ये डील हो जाती है तो एवरस्टोन के जो 40% से स्टॉक है, शेयर्स हैं, वो जीए को और एडवेंट इंटरनेशनल को चले जाएंगे। रूरल यूजर्स हैंग अप ऑन स्मार्टफोन बाइंग प्लान्स। जो रूरल यूजर्स हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी जो स्मार्टफोन बाइंग करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ नहीं रही, एक स्टैग्नेंट है, 35 से 40% के बीच में ही स्मार्टफोन ले रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। डिजिटल डिवाइड, दिस इज द term which can be asked in your examinations. The digital divide between rural and urban areas had been widening, with smartphone sales in smaller towns and villages stagnating at 35 to 40% of the total since mid 2021 amid rising prices and few takers of 5G devices। क्योंकि वहां पे 5G का नेटवर्क भी नहीं आया है, तो इंडिपेंडेंट रिसर्च रही है जहां पे ये पता चला है कि वहां पे वीकनेस है और डिजिटल डिवाइड बढ़ा है, और जितना शहरों के अंदर लोग मोबाइल को प्रेफर कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं उतना गाँव में नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकल न्यूज है, ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे पॉलिटिकल न्यूज का, बिकॉज दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द न्यूज आर रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुर्मू जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, आई एम डिलाइटेड दैट पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड दिस बिल्डिंग एज ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट नॉमिनेटेड वन। जो ओपोजिशन ने इसको बॉयकॉट किया था, बॉयकॉटिंग ओपोजिशन लीडर रैप द वे इनॉग्रेशन वाज डन। पीएम ने रिव्यू किया है गवर्नमेंट स्कीम्स का बीजेपी रूल स्टेट के अंदर, कि एज मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अवेलेबल फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। तो इसके बाद इनॉग्रेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली और जो बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग ली और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उससे रिलेटेड डिस्कशन किए 2024 के इलेक्शंस के। उसके बाद वो मन की बात कर प्रोग्राम में गए, जो कि 101वां मन की बात प्रोग्राम था, 101st, जिसमें अंदर उन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कुछ लोग जैसे कि वीडी सावरकर, संत कबीर और तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर एनटी रामाराव को जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि कबीर जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 जून को आती है, और उनको कबीर के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सभी बुराइयों के लिए लड़ाई लड़ी जो कि सोसाइटी को डिवाइड किए हुए थे। रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत, दिस इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट ओनली। रेसलर्स डिटेन्ड आफ्टर स्कफल, दिल्ली पुलिस क्लियर सिट इन सीट। जैसे ही पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, एक तरफ तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, दूसरी तरफ रेसलर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। फीमेल रेसलर्स को विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन सब लोगों को डिटेन कर लिया था, और जहां पे ये धरना दे रहे हैं उस साइट को क्लियर अप कर दिया है। खड़गे टू मीट गहलोत पायलट इन दिल्ली टुडे। आपको पता ही है राजस्थान कांग्रेस पॉलिटिक्स के अंदर दो डिवाइड हो रखे हैं, एक साइड सीएम अशोक गहलोत हैं, दूसरी साइड सचिन पायलट हैं। इन दोनों की अपनी अपनी इश्यू चल रहे हैं, तो कांग्रेस इन इश्यूज को खत्म करने के लिए जो कांग्रेस के
खड़गे जी हैं वो इनसे दिल्ली में मीटिंग करेंगे। GDU हिट्स एट ओपोजिशन मीटिंग इन पटना बाय मिड जून, की ओपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो रही है अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, तो दिस इज नॉट। कर्नाटका कांग्रेस स्पेसिफाइज मिनिस्टर्स अहेड ऑफ पोर्टफोलियो अलॉटमेंट, दिस इज प्योरली पॉलिटिकल न्यूज, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो बांटे जा रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो जस्ट इन लोगों को शांत करने की कोशिश कवायद में चल रही है कर्नाटका गवर्नमेंट। आइए देखते हैं इकोनॉमिक के जो मैक्रो, माइक्रो एंड मोर जो हम यूज करते हैं। सेंटर इज इन टॉक्स विद बैंक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ अटैच्ड एसेट्स। अभी क्या है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर अटैचमेंट के ज्यादा प्रोसेस नहीं है दिया गया है। एट प्रेजेंट इफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सच एज ईडी have attached asset of fraudulent bankrupt borrower, lenders are unable to include the asset in the corporate insolvency resolution process under the insolvency and bankruptcy code. So क्या है, अभी मान लीजिए ईडी अटैच कर लेता है उसकी प्रॉपर्टीज को, तो जो लेंडर होते हैं, जैसे कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत उन जो अटैच प्रॉपर्टी है उनको बैंक्रप्सी और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर अटैच नहीं करवा पाता, इंक्लूड नहीं करवा पाता, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस दिया नहीं हुआ है। तो सेंटर इस बात के लिए डिस्कशन में चल रहा है विद द बैंक्स टू वर्क आउट अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए बैंकों के साथ मिलके, टू ट्रांसफर द एसेट्स अटैच्ड बाय वेरियस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टू अ बायर और सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सेंटर बात कर रहा है थोड़ा अमेंडमेंट करने की IBC के अंदर, ताकि कुछ रेगुलेशन रूल्स फ्रेमवर्क बनाए जाए बैंकों के साथ मिलके, सो दैट जो प्रॉपर्टी अटैच की है एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सच एज ED CBI, उनको रिजोल्यूशन के दौरान, बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन के दौरान जो लेंडर हैं वो उसको इंक्लूड कर सके। जैसे कि नीरव मोदी वगैरह की जो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी मल्टी क्रॉस स्पैम में, जो कि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ईडी चली गई थी रिगार्डिंग दी ऑर्डर ऑफ परमिटिंग द पंजाब नेशनल बैंक टू अटैच नीरव मोदीज 9 मॉर्गेजेस प्रॉपर्टी वर्थ ₹424 करोड़। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था PNB को कि आप 424 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए। इसके खिलाफ ईडी था वो हाई कोर्ट में चला गया था अंडर दी प्रोविजंस ऑफ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अभी एक ऑफिशियल्स ने बताया कि गवर्नमेंट इस संदर्भ में काम कर रही है। IPEF मेंबर्स पावर अहेड ऑन सप्लाई चेन एग्रीमेंट, 3 न्यू बॉडीज लाइकली। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि जो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि 14 देशों का ब्लॉक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF, हैव सस्टेनेबली कंक्लूडेड द नेगोशिएशन ऑन supply chain agreements including improving the logistic condition, connectivity, promoting investment in critical sector and cooperation for mitigation of disruption। basically लॉजिस्टिक सेक्टर और सप्लाई चेन का सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए जो एशिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है, 14 देशों का एक 14 समूह है, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट, कुछ नेगोशिएशन साइन किए हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बदलाव लाने के लिए, लाइक क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड सब बदलाव लाने के लिए इन द US यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और अंडर दिस नेगोशिएशन सप्लाई चेन्स पिलर 2 वर सब्सटेंशियली कंक्लूडेड। जो सप्लाई चेन्स के पिलर 2 है, फेज 2 है, उनकी भी नेगोशिएशन कंक्लूड की गई। दिस प्रोपोज्ड IPF सप्लाई चेन एग्रीमेंट contemplates that the establishment of 3 new IPF chain body। इसके अंदर ये बताया गया कि 3 नई IPF बॉडी बनेंगी, सप्लाई चेन बॉडी बनेंगी। तीनों का क्या क्या नाम रहेगा? बेसिकली सप्लाई चेन काउंसिल बनेगी नंबर 1, सप्लाई चेन क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क बनेगा, और तीसरा IPEF लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 बॉडी बनेंगी सप्लाई चेन से रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी। 1 इज सप्लाई चेन काउंसिल, second one is supply chain crisis response network, and third is IPEF labor right advisory board। moving on to next, income tax norms out on selection of cases for compulsory scrutiny। income tax ने अभी assessment के basis पे गाइडलाइंस लेके आया है, has come out with guidelines। income tax डिपार्टमेंट नई गाइडलाइन लेके आया है
फॉर सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर स्क्रूटिनी करने के लिए जो केसेस हैं एसएससीज के, उनसे रिलेटेड नई गाइडलाइन आई है, अंडर विच उसके तहत assessees those assessees which have not responded to income tax notices will be picked up for compulsory examination। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने नोटिस भेजे हैं और ऐसे assessees ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने उनके जवाब नहीं दिए हैं, तो नोटिस के जवाब में कुछ भी नहीं दिया है या जवाब नहीं दिए हैं या नोटिस एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो उनकी कंपल्सरी स्क्रूटनी और कंपल्सरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस आई हैं। डिपार्टमेंट और क्या करेगा, विल आल्सो अंडरटेक केसेस फॉर स्क्रूटनी वेयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन हैज आल्सो बीन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अगर उनको पता चलता है दूसरी, जैसे कि ईडी या फिर कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है कि यहाँ पे टैक्स इवेजन होने की कवायद चल रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने टैक्स के साथ छेड़छाड़ की है, टैक्स को प्रॉपरली असेसमेंट करके भरा नहीं है, तो भी वहां का भी कंपल्सरी एग्जामिनेशन होगा। As per the guidelines, tax officer will have to send a notice under section 143(2) of the Income Tax Act by 30th June to the assessees regarding discrepancy in their income। 30 जून तक इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजना पड़ेगा, सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस भेजना पड़ेगा, और जो कि दिखाएगा कि आपकी इनकम के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। अगर जो रिटर्न नहीं भरी है उन लोगों को भी केस, उनका जो केस है वो कहाँ भेजा जाएगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, नाफाक, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर पे भेजा जाएगा, जो कि बाद में और इसके ऊपर एक्शन लेगा। जो 143(2) सेक्शन है वो क्या कहता है, इट एम्पावर्स द टैक्स अथॉरिटीज, इट एम्पावर्स द टैक्स अथॉरिटीज टू इश्यू अ नोटिस seeking some more clarification or further details about where a return has been filed, or if the return has not been filed, then to furnish the required information in prescribed format। जो सेक्शन 142(1) है इनकम टैक्स एक्ट का, कि वो एक पावर देता है ऑफिसर्स को कि वो पूछ सके, फर्दर इंक्वायरी कर सके इनकम टैक्स असेसिज से कि आपने या तो रिटर्न कहाँ भरी है, अगर नहीं भरी है तो आप ये फॉर्मेट में रिटर्न भर दीजिए। तो टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड अभी कवायद में है असेसमेंट करने की। एसओपीज फॉर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर फाइनेंशियल 20 ऑनवर्ड्स। अभी जो आपने देखा कि सीबीडीटी हो चाहे सीबीआईसी हो, रोज कुछ ना कुछ नए रेगुलेशन ला के आ रहे हैं, टैक्स फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहे हैं। सिमिलरली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हैज आल्सो कम आउट विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इन्होंने भी अपने एसओपीज निकाल दिए हैं, किस चीज के लिए, फॉर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 and onward, under which the analytics unit will identify the return for scrutiny depending upon various risk parameter। तो एक ये जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सब उन जीएसटी नंबर्स को स्क्रूटनाइज करेगा 2019-20 के बाद के, जहां पे उनको लगता है डेटा एनालिटिक्स के आधार पे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हुई हो, चाहे रिटर्न भरने में हुई हो, चाहे मिसमैच ऑफ रिटर्न्स हो, तो इन सबको देख के उसी हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। रिस्क पैरामीटर के डिटेल्स बनाए गए, डिटेल्स ऑफ द रिस्क पैरामीटर in respect of which risk has been identified for a particular GST number and the amount of tax discrepancy involved। तो ये सब एक उसके ऊपर रहेगा, डैशबोर्ड पे रहेगा ऑफिसर के, कि डेटा एनालिटिक्स के आधार पे कि ये जीएसटी नंबर है, इसके हिसाब से इतना बनना चाहिए टैक्स, लेकिन यहाँ पे हमें इतनी टैक्स डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। तो ये जीएसटी डिपार्टमेंट सीबीआईसी ले रहा है। यूपीआई टू अकाउंट फॉर 90% ऑफ द रिटेल डिजिटल पेमेंट बाय 2026-27। यूपीआई जो कि आज हम डेली लाइफ में यूज हो गया है, दूध लेने जाओगे तो यूपीआई करोगे, सब्जी लेने जाओगे तो यूपीआई करोगे, बाहर कोई ग्रोसरी स्टोर में जाओगे तो यूपीआई करोगे, आप टिकट बुक करवाते हो, एयरलाइन की टिकट, रेलवे की टिकट, बस की टिकट, कहाँ हम आज के दिन रिटेल सेक्टर में यूपीआई यूज नहीं कर रहे, हम हर जगह यूज कर रहे हैं। तो इसकी रीच बढ़ चुकी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 75% ऑफ द पेमेंट्स ऑफ रिटेल सेक्टर आर बीइंग डन बाय यूपीआई इंटरफेस ओनली। 75% के करीब अभी
हम अकाउंट करते हैं यूपीआई टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का थ्रू यूपीआई ओनली। बट इसकी 2026-27 तक कवायद है कि 90% तक रिटेल डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो जाएंगे। यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन रिटेल डिजिटल पेमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। सो हमारी जो ग्रोथ हुई है वो CAGR ऑफ 50%, एनुअल ग्रोथ रेट रही है कंपाउंडेड 50% की। एंड एक्सपेक्टेड कितनी बढ़ने की कवायद है? 411 बिलियन ट्रांजैक्शन होने की कवायद है 2026-27 तक, जो कि अभी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 103 बिलियन है। तो ये आज का हमने इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस देखा, जिसके अंदर हमने कुछ फ्रंट पेज की न्यूज देखी, इकोनॉमिक न्यूज देखी, कुछ पॉलिटिकल भी डिस्कस की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज कोई ऐसी इकोनॉमिक टर्म एज सच आई नहीं थी पर से जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करते, बट यूजुअली हम पूरे महीने की जो टर्म्स आएंगी वो रेगुलरली भी यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं। बट एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें पूरे महीने की जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे, जो कि आने वाले ईपीएफओ एग्जाम या फिर आने वाले यूपीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम आपको इकोनॉमिक कंसेप्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आपने देखा होगा कल का जो एग्जाम आया था यूपीएससी सिविल सर्विस का, वो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स अलोंग विद दैट करंट उसके साथ अमेलगमेटेड था और उसके अंदर भी एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल काम नहीं किया था। तो हम इस एक महीने की, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने कुछ समय ही पहले शुरू किया है, तो इस एक महीने की जो लेटेस्ट जो इकोनॉमिक टर्म्स होंगी और उनसे रिलेटेड जो न्यूज होंगी वो सब हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि आपको एटलीस्ट नोट ऑफ द फुल ईयर एटलीस्ट एक महीने की इकोनॉमिक न्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स और इनका अमलगमेशन मिल सके, ताकि आपको कुछ एज मिल सके अदर कैंडिडेट से फॉर दी कमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। हम 1 जुलाई से ईपीएफओ एग्जाम, एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे उस पे, जिसके अंदर आपको करीबन 10 से 15 टेस्ट दिए जाएंगे आपको विद लाइव सॉल्यूशंस आल्सो एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आल्सो। यूपीएससी ईपीएफओ का मोस्ट एक्सटेंसिव मोस्ट डिटेल्ड कोर्स हमारी गूगल प्ले स्टोर की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका नाम है एडुकेशियस। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां से कोर्स देख सकते हैं फॉर दी अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एंड एओ एग्जाम। तो मिलते हैं कल हम नए कंसेप्ट्स के साथ, इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के साथ भी, और यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं और उन कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं या फिर सिलेबस के कोई अभिन्न अंग है, उनके साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।